प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय अध्याय 4 चल रहा है मांग की कीमत लोच। प्रिय विद्यार्थियों, गत क्लास में हमने मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या की थी और उसको हमने भली प्रकार से समझा है। इस क्लास में हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आयताकार अति परवलय मांग वक्र या स्थिर लोच का मांग वक्र या इकाई लोच का मांग वक्र। क्या होता है आयताकार अति परवलय मांग वक्र? इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, इसको अकेला हाइपरबोला भी कहते हैं। किसी भी नाम से प्रश्न आए हमें उसका आंसर यही लिखना है जिसको हम अब समझ रहे हैं, जिसका हम अब अध्ययन करेंगे। तो आयताकार अति परवलय मांग वक्र के अध्ययन के लिए हम सबसे पहले एक मांग वक्र बनाते हैं। इस प्रकार से हम y अक्ष लेंगे। y अक्ष को हम कीमत अक्ष भी कहते हैं क्योंकि इस पर हम कीमत लेते हैं। x अक्ष पर हम मांग मात्रा लेते हैं। इस प्रकार का हमारा मांग वक्र बनेगा। ये इसको हम नाम दे देते हैं d और d। कल्पना कीजिए कि प्रारंभ में जो कीमत है वो P0 है और P0 कीमत पर मांग मात्रा क्या है? D0 है। P0 कीमत पर मांग मात्रा क्या है? D0। अब हम कल्पना करते हैं कि कीमत घटकर P0 से क्या हो जाती है? P1 हो जाती है। क्या हो जाती है? P1। कीमत P1 होने पर मांग मात्रा बढ़कर क्या हो जाएगी? D1 हो जाएगी। मांग का नियम भी क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। अब कल्पना कीजिए कि कीमत घटने की बजाय प्रारंभिक स्थिति से क्या हो जाए? बढ़ जाए, अर्थात कीमत बढ़कर क्या हो जाए? P2 हो जाए। तो उस समय क्या होगा? मांग मात्रा घट जाएगी। क्या हो जाएगी? D2 हो जाएगी। 3 स्थितियां हमने इसमें ली है। इन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं। इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं और इसको C दे देते हैं। पुनः एक बार देखिए कि मान लीजिए प्रारंभिक कीमत P0 है, तो P0 कीमत पर मांग मात्रा कितनी है? D0 है। कल्पना कीजिए कि प्रारंभिक स्थिति या P0 कीमत से कीमत घटकर क्या होगी? P1। तो P1 होने पर जो मांग मात्रा बढ़कर क्या हो जाएगी? D1 हो जाएगी। या कल्पना कीजिए दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? कीमत घटने की बजाय क्या हो जाए? बढ़ जाए। कीमत P2 होने पर मांग मात्रा घटेगी, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी। ये कितनी हो जाएगी? D2 हो जाएगी। अब हमें क्या है? ये जो है कीमत में वृद्धि वो मांग मात्रा में कमी के बराबर है और कीमत में कमी मांग मात्रा में वृद्धि के बराबर है। इसकी व्याख्या करने से पहले हम एक चीज और क्लियर करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर या कुल व्यय कैसे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कुल व्यय कैसे निकाला जाता है उपभोक्ता का। मांग वक्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। मांग वक्र के y अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं? कीमत ले रहे हैं। और x अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं? मांग मात्रा ले रहे हैं। अर्थात मान लीजिए किसी वस्तु की 5 रुपए कीमत है। 5 रुपए कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा कितनी इकाइयां खरीदी गई हैं? मान लीजिए 10 इकाइयां खरीदी गई हैं। तो कुल व्यय क्या हो जाएगा? कीमत गुणा में मांग मात्रा। कितने रुपए व्यय हो गए? 50 रुपए। अर्थात यदि हम किसी उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई मांग मात्रा को उसकी कीमत से गुना कर दें तो उस उपभोक्ता ने उस वस्तु पर कितना खर्च किया है, तो TE या टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना है या कुल व्यय या कुल खर्च कितना है, वो निकल जाएगा कितने रुपए? 50 रुपए। अब यदि हम इसमें P0 कीमत देखें कि कौन सी है P0 कीमत, तो हम इस बिंदु से, मूल बिंदु से प्रारंभ करके यहां तक यदि देखें तो ये इतना किसके बराबर है? कीमत के बराबर है। अर्थात OP0 क्या है? वस्तु की कीमत है। अब P0 कीमत पर यदि हम मांग मात्रा को देखें तो P0 कीमत पर मांग मात्रा कितनी है? इस बिंदु से लेकर D0 तक, अर्थात OD0 क्या है? मांग मात्रा है।
अब हम गौर से यदि देखेंगे इस रेखा चित्र को तो हमारे पास ये जो एक आकृति बन रही है, कौन सी, O P0 B और D0, कैसी आकृति है ये आयताकार है। कैसी है, आयताकार। अब आयताकार आकृति है कौन सी, O P0 B और D0। अब आयताकार आकृति का जब हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो अब इस आयत को हम देखें तो इसकी लंबाई कौन सी है, O P0 के बराबर लंबाई है और O D0 के बराबर इसकी क्या है, चौड़ाई है। अब O P0 क्या है, कीमत है, O D0 क्या है, मांग मात्रा है। तो यदि कीमत और मांग मात्रा अर्थात लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो क्या मिलता है, हमें कुल व्यय मिलता है। अर्थात कुल व्यय किसके बराबर हुआ, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। समझ गए मेरी बात को, कि चूंकि ये आयत है, आयत की लंबाई वाली भुजा कीमत को प्रदर्शित करती है, आयत की चौड़ाई वाली भुजा किसको प्रदर्शित करती है, मांग मात्रा को प्रदर्शित करती है। चूंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और कुल व्यय बराबर होता है कीमत गुना मांग मात्रा, अर्थात कुल व्यय इस बनने वाली आयत के क्षेत्रफल पे के क्या होगा, बराबर होगा। अब यदि कीमत घटने से, अब दूसरा देखिए कि कीमत घटकर P1 हो गई, कितनी हो गई, P1। P1 होने पर कीमत कितनी रह गई, OP1 रह गई। मांग मात्रा कितनी हो गई, OD1 रह गई। अब आप इस आकृति को देखेंगे, P1 C D1 और O, ये भी क्या है, एक आयत है। इस आयत का भी क्षेत्रफल क्या होगा, OP1 गुना में OD1, अर्थात इस आयत का क्षेत्रफल, और ये भी क्या है, कीमत गुना में मांग मात्रा, अर्थात कुल व्यय हो गया। इसी प्रकार से हम यदि कीमत P2 होने पर इस आकृति को देखें, कीमत P2 हो गई, मांग मात्रा D2 होगी, घटकर कीमत बढ़ गई, मांग मात्रा घट गई। इस रेखा चित्र में हम पुनः इस आकृति को देखेंगे, P2 A D2 और O P2, ये भी एक क्या बन रही है, आयत बन रही है ना आयत। और इस आयत का क्षेत्रफल भी निकालें तो कैसे निकलेगा, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब इस आयत की भी लंबाई किसके बराबर है, OP2 के। OP2 क्या है, वस्तु की कीमत, और OD2 क्या है, मांग मात्रा। कीमत गुना मांग मात्रा बराबर क्या होता है, कुल व्यय होता है। अर्थात यदि P2 OD2 और A का भी क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, जिस इसके कुल व्यय के बराबर होगा। अर्थात इस वस्तु पर जितना कुल व्यय किया जा रहा है वो इस आयत के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम बात करते हैं इकाई लोच की। देखिए इकाई लोच से तात्पर्य क्या था, कल हमने अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया था, इकाई लोच का। क्या तात्पर्य था इकाई लोच से, इकाई लोच से तात्पर्य ये था कि वस्तु की कीमत में यदि 25% कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में 25% क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात जितनी कीमत बढ़ी उतनी ही मांग मात्रा घट गई। अर्थात जो कुल व्यय था या टोटल एक्सपेंडिचर था वो क्या रहा था, स्थिर रहा था। समझ गए मेरी बात को, कि जितनी कीमत बढ़ी उतनी मांग मात्रा घटा दी, अर्थात कुल खर्चा नहीं बढ़ा। इसी प्रकार से जितनी कीमत घटी उतनी ही मांग मात्रा बढ़ गई, अर्थात यहां भी जो कुल व्यय था वो क्या रहा, स्थिर रहा। तो कुल व्यय स्थिर रहने का मतलब कि मांग की लोच क्या है, इकाई है। अब इस यदि हम आयताकार अति प्रबल्य मांग वक्र को देखें तो इसके नीचे जो बनने वाली ये सारी आयत हैं, कौन कौन सी, हम तीनों को लिखते हैं। पहली है O P2 A और D2, इसका क्या होगा, का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए पहली आयत O P2, इस प्रकार से चलेंगे O P2
ए और D2। इस आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा कौन सी आयत के क्षेत्रफल के? O, P0, B और D0। क्या होगा दूसरा? O, P0, B और D0 का क्षेत्रफल। उसके बाद तीसरा कौन सा बच गया? O, P1, C और D1। तीसरा बच गया O, P1, C और D1। अर्थात तीन जो हमारे पास इस रेखा चित्र में, इस मांग वक्र में, इसके नीचे जो आयत बन रही हैं उनका सभी का क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर है। क्योंकि इस रेखा चित्र में हमने पहले ही चर्चा की कि जितना ये कीमत में कमी है उतनी ही मांग मात्रा में क्या है? वृद्धि है। जितनी इस कीमत में वृद्धि है उतनी ही इस मांग मात्रा में कमी है। अर्थात आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल था उतना ही इस वाली का है और इतना ही इस वाली का है। अर्थात तीनों आयत का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। और तीनों आयत का क्षेत्रफल बराबर कब होगा? जब मांग की लोच क्या होगी? इकाई होगी। और इकाई लोच कब होगी? जब कीमत में कमी का प्रतिशत और मांग मात्रा में वृद्धि का प्रतिशत बराबर हो, या कीमत में वृद्धि का प्रतिशत और मांग मात्रा में कमी का प्रतिशत क्या हो? बराबर हो। तो अर्थात यदि इस वक्र के किसी भी बिंदु पर संतुलन बिंदु ज्ञात करते हुए इस प्रकार से एक आयत बनाई जाती है उसके नीचे, तो उन सभी आयत का आपस में क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात प्रत्येक कीमत पर जो उपभोक्ता का व्यय है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है या कुल खर्चा है, वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और कुल खर्चा बराबर है, इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या है? इकाई है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इकाई लोच का मांग वक्र। तो प्रश्न आ जाए कि आयताकार अति परवलय मांग वक्र को इकाई लोच मांग वक्र क्यों कहते हैं, तो हमें क्या लिखना है? चूंकि आयताकार अति परवलय मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई होती है, इसलिए उसे इकाई लोच का मांग वक्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाए कि इसे स्थिर लोच का मांग वक्र क्यों कहते हैं, यही लिखना है कि आयताकार अति परवलय मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई अर्थात स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर लोच का मांग वक्र कहते हैं। प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? इकाई होगी। तो ये था आयताकार अति परवलय मांग वक्र। ये जो इसका हमने नाम दिए हैं अलग अलग ABC, आप अपनी इच्छा से कोई भी E0, E1 भी दे सकते हो, ABC भी दे सकते हो, EFG भी दे सकते हो, जो आपकी इच्छा है। आगे चलते हैं हम इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। चलते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक या तत्व है जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है वस्तु के प्रयोगों की संख्या। वस्तु के प्रयोगों की संख्या से तात्पर्य क्या है? प्रयोगों की संख्या से तात्पर्य है कि वो वस्तु कितनी जगह पर काम में आ रही है, अर्थात कितनी जगह पर उसको काम में लिया जा रहा है। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लें कि चीनी है, वो कई जगह पर काम में आती है, घर पर भी हम काम में लेते हैं, हलवाई भी उसको मिठाइयाँ बनाने में काम में लेता है, इसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक बनाने में काम में आती है। तो अर्थात चीनी के प्रयोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो जब चीनी की कीमत कम होगी तो उसकी मांग मात्रा सारी जगह पर बढ़ जाएगी, अर्थात उसकी कुल मांग मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। और मांग की कीमत लोच है क्या? कीमत कम होने पर उसकी मांग मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ती है? तो चूंकि प्रयोगों की संख्या ज्यादा है तो उसकी कुल मांग मात्रा भी ज्यादा बढ़ेगी, अर्थात कीमत की लोच क्या होगी? अधिक। किस कारण से अधिक हुई? क्योंकि उसके प्रयोगों की संख्या क्या है? अधिक है। इसी प्रकार से यदि चीनी की कीमत कम होगी तो उसकी मांग मात्रा भी सब जगह कम होगी, अर्थात कुल मांग मात्रा ज्यादा मात्रा में कम होगी। इसी प्रकार से यदि वस्तु के प्रयोगों की संख्या कम है, मान लीजिए कोई वस्तु एक ही जगह काम में आ रही है, कि कोई ऐसी वस्तु जो मात्र एक दवाई बनाने में काम में आ रही है, या कोई ऐसी वस्तु जो कोई एक उपभोक्ता वस्तु या उपभोग योग्य वस्तु बनाने के काम में आ रही है, तो चूंकि एक ही प्रयोग है तो यदि उस वस्तु की कीमत कम होगी तो मात्र एक जगह मांग मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि प्रयोग कितने हैं? एक ही है, तो कुल मांग मात्रा भी उतने के बराबर ही बढ़ेगी जितनी एक जगह काम में आ रही है। और इसी प्रकार से ठीक यदि उस वस्तु की कीमत बढ़ती है
तो मांग मात्रा भी मात्र एक ही जगह घटेगी, क्योंकि उसके प्रयोगों की संख्या क्या है, एक ही है, तो कुल मांग मात्रा भी कम मात्रा में घटेगी। ये थी इसके प्रयोगों की संख्या के आधार पर कैसे मांग की कीमत लोच प्रभावित होती है। दूसरा आता है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। देखिए प्रतिस्थापन वस्तुएं हमने पढ़ी है, ऐसी वस्तुएं जो एक की जगह दूसरी काम में आ सकती है। तो यदि इन वस्तुओं की उपलब्धता है तो मांग की कीमत लोच अधिक होगी। किस कारण से? क्योंकि जैसे ही मान लो एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी, जैसे चाय की कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता क्या करेंगे, चाय की जगह पर किसको प्रतिस्थापित कर देंगे, कॉफी को प्रतिस्थापित कर देंगे। अर्थात x की जगह उन्होंने y वस्तु का उपभोग करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या होगा, x वस्तु की जो मांग मात्रा है वो ज्यादा मात्रा में घट जाएगी जब उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि उसकी जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित कर लिया गया है। तो एक तो उसकी कीमत बढ़ने के कारण वैसे ही मांग मात्रा कम हो जाएगी, प्लस प्रतिस्थापन के कारण और मांग मात्रा कम हो जाएगी, अर्थात कुल मांग मात्रा ज्यादा कम हो जाएगी। तो मांग की कीमत लोच भी यही कहती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। और यदि प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध है ही नहीं तो मात्र कीमत बढ़ने से जितनी उसकी मांग मात्रा कम होगी उतने के बराबर ही कम होगी, उस वस्तु की जगह प्रतिस्थापित वस्तु आएगी नहीं, तो उसकी कुल मांग मात्रा कम मात्रा में कम होगी। तीसरा आता है उपभोक्ता के बजट में वस्तु का अंश। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि कोई उपभोक्ता अपने कुल बजट में उस वस्तु को खरीदने में कितना खर्च कर रहा है। यदि बहुत छोटा सा भाग बजट का उस वस्तु पर खर्च हो रहा है तो उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसका उपभोग ज्यादा नहीं घटता। अब एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता के बजट के अंदर नमक का जो अंश है ना वो बहुत कम होता है। अब यदि वही नमक 10 रुपए से बढ़कर 100 रुपए प्रति किलो हो जाए तो भी उसके उपभोग में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि उसका अंश इतना छोटा है कि उसकी कीमत मांग मात्रा को प्रभावित नहीं करती। तो यदि मान लीजिए किसी ऐसी वस्तु पर खर्च किया जा रहा है जिसका बजट में बहुत बड़ा भाग खर्च हो रहा है तो उसकी कीमत मांग मात्रा को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता की यदि प्रति माह जो आय है उसमें से 80% किसी ऐसी वस्तु, एक ही वस्तु पर खर्च हो रहा है, तो उसकी जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग मात्रा प्रभावित होगी। और यदि उसके कुल आय में से या कुल बजट में से 0.25% यदि किसी वस्तु पर खर्च हो रहा है, इसका मतलब अंश क्या है, छोटा है, तो उसकी कीमत मांग मात्रा को प्रभावित नहीं करेगी। उसकी कीमत बढ़ेगी तो भी मांग मात्रा लगभग उतनी ही रहेगी और कीमत घटेगी तो भी मांग मात्रा उतनी ही रहेगी। बहुत कम उसमें परिवर्तन होगा, बहुत कम मांग मात्रा घटेगी या बढ़ेगी यदि ऐसा होता है तो। अर्थात उपभोक्ता के बजट में वस्तु का अंश यदि ज्यादा है तो उसकी लोच भी ज्यादा होगी। लोच से तात्पर्य मैं बार बार बता देता हूं पुनः कि उस वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि के कारण मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो चूंकि बजट का अंश कम है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद आता है समय अवधि। देखिए अल्पकाल का हमने अध्ययन किया था, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि छोटी अवधि में बहुत सारे उपभोक्ताओं को कीमत में कमी या वृद्धि का पता ही नहीं चलता। मान लो किसी वस्तु की कीमत एक ही दिन में सुबह 50 रुपए थी, दोपहर को 40 रुपए होगी और शाम को वापस 50 रुपए होगी, तो बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होंगे जिन्होंने दोपहर को पता ही नहीं किया होगा कि उस वस्तु की कीमत 40 रुपए होगी। अर्थात यदि समय अवधि कम है तो उसकी मांग की कीमत लोच भी क्या होती है, कम होती है। और यदि ज्यादा समय तक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है, कमी या वृद्धि लंबे समय तक रहती है, तो उसकी मांग मात्रा क्या होती है, प्रभावित होती है। अर्थात समय अवधि ज्यादा है तो लोच भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और समय अवधि कम है तो लोच भी क्या होगी, कम होगी। अंतिम आता है वस्तु की प्रकृति पर। वस्तु किस प्रकार की है, इसमें से प्रश्न आता है कि अति आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, आरामदायक की, विलासिता की। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। सबसे पहले आता है अति आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच। हमने पहले भी पढ़ा था, कैंसर की दवाइयों के संबंध में हमने उदाहरण लिया था गत क्लास के अंदर। मैं दोबारा से इसको बता देता हूं कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं
उनकी कीमत बढ़ने या घटने से उनकी मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटा सा उदाहरण हम एक और ले लेते हैं कि मान लीजिए गेहूं की कीमत जो हम उपभोग करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, भोजन के बिना, तो यदि हमारे लिए गेहूं आवश्यक वस्तु है, तो यदि गेहूं की कीमत 2 गुना हो जाए तब भी हम उसका उपभोग नहीं घटा सकते, अर्थात उसकी कीमत के प्रति मांग क्या है, बेलोच है। और यदि गेहूं बहुत ज्यादा सस्ता हो जाए तो हम उसको 10 साल के लिए खरीद के स्टोर नहीं कर सकते, अर्थात अति आवश्यक वस्तु है। तो ऐसी वस्तुएं जो जीवन के लिए अति आवश्यक होती है, उनकी मांग की कीमत लोच क्या होती है, बेलोच होती है। उसके बाद आती है आरामदायक वस्तुएं, जो हम जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए खरीदते हैं, उनकी मांग की लोच इकाई होती है, अर्थात जिस अनुपात में उनकी कीमतें घटती है उसी अनुपात में उनकी मांग मात्रा बढ़ती है। जिस अनुपात में उनकी कीमतें बढ़ती है उसी अनुपात में उनकी मांग मात्रा घटती है। तीसरी आती है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं से तात्पर्य यह है बिल्कुल ऐशो आराम की चीजें। तो यदि इनकी मांग की कीमत लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि विलासिता की वस्तुएं वैसे प्रत्येक उपभोक्ता के खरीद की क्षमता से बाहर होती हैं, और यदि इनकी कीमतें बहुत ज्यादा गिर जाएं तो हर एक उपभोक्ता इनको खरीद लेता है, अर्थात कीमत गिरते ही इनके उपभोक्ता बढ़ जाते हैं, अर्थात इनकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। और यदि इनकी कीमतें बढ़ जाएं तो इनके बहुत सारे उपभोक्ता इन वस्तुओं को नहीं खरीदते, क्योंकि किसकी वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुएं। और विलासिता की वस्तुएं हम तभी खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि यदि वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही होती हैं तब हम इनको खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं कि ये अच्छी वस्तु है, विलासिता की है, आज इतने कम रेट में मिल रही है, तो हम उनको खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, आरामदायक वस्तुओं की बजाय भी क्या करते हैं, विलासिता की वस्तुओं की ओर विस्थापित होते हैं इनको खरीदने के लिए। अब आता है उपभोग को स्थगित करना संभव। उपभोग को स्थगित करना संभव से क्या तात्पर्य है, ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोग को या जिनके खरीद को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। अब मान लीजिए कि ये पेन है, ये आज 50 रुपए का है और मुझे आज ही इसे खरीदना अनिवार्य नहीं है, मैं इसको 20 दिन रुक करके खरीद सकता हूं, और ऐसी संभावना है कि 20 दिन बाद इसकी कीमत 50 रुपए से क्या हो जाएगी, 5 रुपए हो जाएगी। तो मैंने इसके उपभोग को टाल दिया, इसके उपभोग को क्या कर दिया, टाल दिया। तो मैं एक उपभोक्ता जब इसके उपभोग को टाल सकता हूं तो और भी बहुत सारे उपभोक्ता इसके उपभोग को क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, अर्थात इसकी मांग मात्रा क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा मात्रा में कम हो जाएगी, अर्थात लोच क्या हो जाएगी, इकाई से ज्यादा की कीमत बढ़ी तो उस अनुपात की बजाय इसकी मांग मात्रा ज्यादा अनुपात में कम हुई है। और ठीक इसी प्रकार जब ये सस्ता हो जाएगा तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये किन कंडीशनों में होता है, यदि हम उसकी कीमत बढ़ने पर उसके उपभोग को टाल सकते हैं तो उसकी मांग मात्रा कीमत के मुकाबले ज्यादा कम होती है, अर्थात मांग की लोच इकाई से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये थे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।